So good evening students. Last time I had told you how to apply the principle of superposition. So the last example that I had given you was to apply the principle of superposition in the scalar form, and the last example was related to the vector form. Do you remember? जो लास्ट एग्जाम्पल में था उसमें क्या था, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे देवर 4 चार्जेस और एक चार्ज ऊपर था सर्टेन हाइट पे, आपको उसके ऊपर फोर्स लिखना था। तो आपने एक एक चार्ज का फोर्स लिखा, और अब आप ये अच्छी तरह समझ गए हो कि एक चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज का जब आप फोर्स लिखते हो तो आप करते क्या हो, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2। तो वेक्टर फॉर्म में जब आप करते हो तो इंटू Q1 इंटू Q2 में Q1 और Q2 को साइन के साथ रखते हो, है ना। दैट्स ऑलवेज विद द। सो Q1 और Q2 जो थे, वो Q1 और Q2 में आपको चार्ज का साइन भी लगाना पड़ता था, और फिर R2 माइनस R1 का मतलब क्या था, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है उसका पोजीशन वेक्टर, माइनस आपको जिस चार्ज के ड्यू टू लिखना है उसका पोजीशन वेक्टर, डिवाइडेड बाय जो न्यूमरेटर में जो वेक्टर आया, डिनोमिनेटर में आपने इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब किया, ठीक है ना। दैट वाज इन द वेक्टर फॉर्म। तो देखो दोनों चीज़ें हैं कि मैं मान लो स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, मतलब किसकी क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। सो मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट डू यू फाइंड इजी, वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म। मतलब आई एम नॉट आस्किंग अबाउट टू राइट द एक्सप्रेशन इन द वेक्टर फॉर्म और टू राइट द एक्सप्रेशन इन द वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म। आई एम आस्किंग कि अगर कोई क्वेश्चन सुपरपोजिशन पे बेस्ड है, सुपरपोजिशन पे बेस्ड जब मैं बोलता हूँ तो आप मेरा मतलब समझ गए होगा कि मतलब क्या हुआ। मतलब एक सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस हैं और आपको किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन। तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस कराए, स्केलर वाले भी कराए और वेक्टर वाले भी। तो विच यू आर फाइंडिंग कि कौन सा इजी है और कौन सा टफ है। वेक्टर फॉर्म क्या है, आसान है टफ है? हम्म, हम्म, हम्म। मतलब तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, आसान है टफ है? आसान है। तुम्हारा भी क्या कहना है? वेक्टर फॉर्म आसान है, तुम्हारा भी? हाँ, दैट इज़ ट्रू। इसलिए ट्रू, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है किसके ऊपर फोर्स लिखना है, किसके ड्यू टू लिखना है। सीधे सीधे दिस माइनस दिस करा और उस साइन चार्जेस के साथ डाले, जो भी 3 4 5 फोर्सेज आए आपने सारे टर्म्स का क्या करा, सम करा। बहुत ज़्यादा तो उसके बाद करना होगा, तो आपको आई कैप वाले टर्म सबके एक साथ कर लिए, जे कैप वाले एक साथ कर लिए, के कैप वाले एक साथ कर लिए, उतना करना होगा, है ना। स्केलर फॉर्म में थोड़ा सा टफ क्या है, वैसे वो टफ नहीं है। स्केलर फॉर्म में टफ इसलिए है थोड़ा सा कि एक तो वैसे भी जब कोरोना नहीं होता था तब भी क्या होता था कि आई हैव सीन, जब बच्चों को 2-3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो तब भी उन्हें थोड़ा सा टफ लगता था, और कोरोना के अटैक के बाद वो थोड़ा सा और टफ हो गया, है ना। हाउ 11th में तुमने ठीक से सीखा नहीं,
समझ रहे हो ना, इसलिए क्या वो थोड़ा सा लगने लगा जैसे थोड़ा सा और टफ हो, जबकि है उसमें कुछ नहीं है ऐसा। और एक बार आप लोग उस चीज़ पे ध्यान दो और ठीक से कर लो तो आई एम टेलिंग यू कि तुम्हारी फिजिक्स की लाइफ बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग हो जाए। अगर तुमसे थोड़ा सा उसमें कुछ नहीं है, आपके पास चाहे किसी पॉइंट पे लगने वाले 10 फोर्सेस भी हो, आपने सारे फोर्सेस मार किए कौन सा फोर्स किस ओर है, फिर आपने एक्सेस ले ली, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जो फोर्स कहीं बीच में है उसके कंपोनेंट्स कर लिए, जैसे इस ओर कंपोनेंट और इस ओर कंपोनेंट, याला है तो इसका इस ओर कंपोनेंट और इस ओर कंपोनेंट, आपने कंपोनेंट्स कर लिए। कंपोनेंट्स करने के बाद फिर आपने नेट एक्स का निकाल लिया, नेट फोर्स वाई का निकाल लिया, जैसे इस ओर का फोर्स है, मान लो इस ओर का फोर्स है 100 न्यूटन, इस ओर का फोर्स है 20 न्यूटन, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 80 न्यूटन। ऐसे ही वाई का निकाला, फिर इसके रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर उससे निकालो। और मतलब दोनों पर्पज से मैं बात करता हूँ, फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो फ्रॉम द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बोर्ड पर्पज़ में और कौन से क्वेश्चन देंगे, या तो कोई ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल के कॉर्नर पे चार्ज रख देंगे, या ट्राइंगल के कॉर्नर पे भी चार्ज हैं, एक चार्ज सेंटर पे रख दिया, या कोई स्क्वायर होगा स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रख देंगे, एक चार्ज के ऊपर फोर्स पूछेंगे। तो जनरली बहुत ही ऑर्डनरी से फिगर्स होते हैं जिनकी ज्योमेट्री बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, मतलब ज्योमेट्रिकली कि कौन सी डिस्टेंस क्या है, कौन सा एंगल कितना है, वो सब वहाँ पे बहुत ही ईजी होता है, ठीक है ना। और कंपटीशन में जब हम बोलेंगे स्केलर मेथड को से सुपरपोजिशन को यूज़ करना, उसमें क्या होगा कि उसी फिगर में थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन कर देंगे और आपको, क्योंकि दे कैन नॉट मेक द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दे कैन नॉट मेक द कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज यू अंडरस्टूड द थीम ऑफ इट। आपको थीम समझ में आई, कुछ नहीं है, एक चार्ज के ऊपर बहुत से चार्जेस से फोर्स लग रहा होगा, हमें वो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालना अलग, हर एक का अलग अलग। तो जब तुम दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल लेते हो, तो चाहे आपको 10 पेयर के बीच का निकालना हो, आप निकाल लोगे, फॉर्मूला तो सेम है, डायरेक्शन भी मार्क कर दोगे कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है। तो उसके बाद वो लोग ज्योमेट्रिकली कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं तो क्या होगा कि यही होगा ना कि वो फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो तुम्हें एंगल्स के देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, कहीं कुछ हो रही, देयर इज नो मोर कॉम्प्लिकेशन अबाउट इट, ठीक है ना। सो इट इज़ ओनली दिस, ठीक है। लाइट आ गई क्या? अच्छा लाइट आ गई सर, एक तो फ़ैन ऑफ करना होगा। आवाज़ नहीं हो तो ऑन कर दो, हाँ फिर ऑफ कर दो। अब मैं स्ट्रीम बाद में भेजूँगा, ठीक है ना। अभी ये समझिए ना, नाउ आई टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट, मतलब आपको कूलम्स लॉ, डायरेक्टली कांस्टेंट, परमिटिविटी, इनका आइडिया हो गया। नाउ आई टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्जेस, सो सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्जेस में चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा पहले आप नोट कर लो। द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम will remain constant, that is it won't change, that is it won't change. So you see meaning क्या हुआ, जैसे जो सबसे बड़ा सिस्टम है वो आपको क्या नज़र आता है, जो सबसे बड़ा सिस्टम है वो क्या सोच सकते हो, यूनिवर्स। सबसे बड़ा सिस्टम क्या हुआ, यूनिवर्स। तो इस लॉ का मतलब क्या हुआ, इस टाइम पे यूनिवर्स में अगर कुछ नेगेटिव चार्ज है या कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जैसा भी है वो चार्ज कभी कुछ भी हो जाए वो उतना ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ। नेट चार्ज का मतलब जैसे एक सिस्टम में 5 प्रोटॉन्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या बोलोगे नेट चार्ज कितना है, 2 प्रोटॉन्स। तो इस तरीके से यूनिवर्स में
आई एम नॉट सेइंग कि कितने प्रोटॉन्स हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि प्रोटॉन्स का नंबर कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कांस्टेंट होगा, दैट इज नॉट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज वॉट एवर इज द नेट चार्ज, वो नेट चार्ज क्या रहेगा, जितना भी है जिस साइन का है उसी साइन का और उतना ही रहेगा, उसे यू कैन नॉट चेंज दैट। अब जैसे मान की करूँ, चलो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा सिस्टम हो गया, दैट इज ट्रू फॉर एवरी स्मॉल सिस्टम। एवरी स्मॉल सिस्टम में आई हैव रिटन हियर, आई हैव डिक्टेटेड यू व्हाट आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो, जैसे मान कि मैंने बोला दिस पेन इज ए सिस्टम, तो पेन कहीं किसी चीज़ से टच में नहीं होना चाहिए, इसे कहीं पे बिल्कुल आइसोलेटेड रख दिया, इट्स नॉट टचिंग एनीथिंग। और या किसी चीज़ को टच कर भी रहा है, जैसे मान लो मैंने बोला इसे एक थ्रेड से, कॉटन थ्रेड से सस्पेंड करा दिया, एंड कॉटन थ्रेड इज वॉट, नॉन कंडक्टिंग। अब पेन मेरा सिस्टम है, तो अब पेन के अंदर कोई भी इंटरनल एक्टिविटी होगी, बाहर से किसी को टच नहीं करना है, कोई भी एक्टिविटी होगी, अभी जिस टाइम पे पेन सस्पेंड किया, इसके पास नेट चार्ज जितना भी था और जिस साइन का था वो लगातार उतना ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया कि आपका सिस्टम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ था, दैट वाज द सिस्टम, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ दे कंबाइनली मेड द सिस्टम। तो दोनों, पहले ग्लास रॉड भी न्यूट्रल और सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल, दोनों के पास मिलकर के कितना चार्ज, दोनों के पास मिलकर के कितना चार्ज हुआ, जीरो। नेट चार्ज इज ऑल्सो जीरो बिकॉज बोथ आर न्यूट्रल। आपने रबिंग की, रबिंग से ग्लास रॉड के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, से +5 प्रोटॉन्स के इक्वल। सिल्क क्लॉथ के ऊपर -5 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज डेवलप हो, उसी के इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर हुए होंगे। तो पहले नेट चार्ज के ऊपर, नेट सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज क्या था, जीरो। बाद में सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज कितना है, जीरो, बिकॉज आपको कंबाइंड ही तो दोनों चीज़ें मिलकर के सिस्टम बना रहे हैं ना, ग्लास रॉड एंड द सिल्क क्लॉथ, तो बाद में भी कंबाइंड चार्ज दोनों के ऊपर कितना है, इट इज़ जीरो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। सो दिस लॉ इज़ वेरी न्यूमेरिकल इन नेचर। तो आप इसमें लिख सकते हो कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में 5 प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट मीन्स कि दिस इक्वल्स टू व्हाट, 10 प्रोटॉन्स प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द नेट चार्ज हियर, यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, सो दैट मीन्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटॉन्स, डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द conservation of electrons, it only talks about what, net charge. So you may note this. ठीक है, now you'll see, आप देखेंगे, निखिल एक मिनट सुनेंगे। आप ये देखोगे कि कुछ एक प्रोसेसेस हैं, वो लोग आपको कुछ भी कंफ्यूज करें, कैसा भी करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कहीं पे भी कोई कहीं पे भी इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान के आपसे बोला गया, मे बी कि यू मे नॉट बी नोइंग दिस प्रोसेस, जैसे आपसे बोला गया कि इन द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज व्हाट, व्हेन गामा रेज are bombarded on a metal, कोई मेटल ब्लॉक है, हमने उसमें गामा रेज डाले, ठीक है, मेटल इज न्यूट्रल, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो दे आर न्यूट्रल, मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं है। सो जैसे व्हेन गामा रेज आर bombarded on metal, the pair of electron and positron is produced. We call this process as the process of pair production. Electron, you know, positron क्या होता है, positron is the anti-particle of electron, not proton. Anti-particle of electron means what, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है बट पॉजिटिव है, और मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है, सो इट इज नॉट प्रोटॉन, दिस कॉल्ड पॉजिट्रॉन। इस दुनिया में जो भी है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का, हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, मतलब व्हाट कि अगर वो जो पेयर है वो मिलेगा, मतलब वो दो पार्टिकल्स मिलेंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, उनका मास इक्वल टू डेल्टा mc² के अकॉर्डिंगली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो ना,
हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल मिलता है। जब उसका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलेंगे तो मास दोनों का ख़त्म हो जाएगा और वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज इन नेचर, ये नेचर में ऐसा, ठीक है ना। और फिर इंसानों ने भी क्या किया, आर्टिफिशियली ऐसी चीज़ें जनरेट की, जैसे कि मैरिज कि दो लोग मिले तो वो एक दूसरे को थोड़ा सा ख़त्म करने में लग गए। सो नाउ सी, अब आप देखोगे तो आप फर्दर देखोगे, ये बात आप समझ गए ना। वो लोग आपसे इसका क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन लेफ्ट हैंड साइड में कोई चार्जेस नहीं है और राइट हैंड साइड में यू हैव गॉट चार्जेस, सो इज इट ए वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला, वो कुछ भी कंफ्यूज करें, आपको देखना क्या है, नेट चार्ज। यहाँ नेट चार्ज कितना था, यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, बस दिस इज वैलिड। इसी की उल्टी फिनोमेनन होती है, वो लोग दिल आस्क, वो ये है दिल से कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर स्ट्राइक टू ईच अदर, ये टकराते हैं एक दूसरे को, इन गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड, इन गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड। तो गामा रेज आर ईएम वेव्स, तो ईएम वेव्स में कोई चार्जेस नहीं है और यहाँ पे चार्जेस हैं। दिस कॉल्ड प्रोसेस ऑफ पेयर इनहिलेशन, इज द प्रोसेस ऑफ पेयर इनहिलेशन। तो इन द प्रोसेस ऑफ पेयर इनहिलेशन जो होगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और गामा रेज प्रोड्यूस होंगे। इज दैट क्लियर। अभी देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड नहीं है, बट मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के कंजर्वेशन लॉज फिजिक्स में हर जगह पूछे जाएंगे आपसे। तो जब ये दोनों टकराए तो आपको बताना कि यहाँ पे भी नेट चार्ज जीरो था, यहाँ पे भी नेट चार्ज जीरो, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वैलिड। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, जिस मान उन्होंने बोला कि आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से आ रहे हैं, दे स्ट्राइक इन द गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड। अब क्या होगा, गामा रेज प्रोड्यूस होंगे, दोनों खत्म हो रहेंगे और गामा रेज प्रोड्यूस होंगे, राइट। नाउ सी, दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे, तो इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो। इक्वल मोमेंटम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट वाज व्हाट, जीरो। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। गामा रेज प्रोड्यूस हुई है, तो गामा रे की वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की का मोमेंटम पी क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा। तो वो लोग अगर आपसे पूछते कि यहाँ पे जब गामा फोटोन जनरेट होगा तो वो फोटोन किसी डायरेक्शन में तो जाएगा, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वैलिड नहीं हुआ या हुआ, हाउ इट इज़। सो आपको बताना कि हमेशा कभी भी ऐसा होगा तो गामा फोटॉन्स हमेशा पेयर में निकलेंगे, कभी भी एक सिंगल गामा फोटॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, सिंगल गामा फोटॉन नहीं निकलेगा मतलब जैसे एक गामा फोटॉन इस ओर गया तो दूसरा गामा फोटॉन इसके अपोजिट जाएगा, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, जितना एक का मोमेंटम h बाई लैम्डा इस ओर होगा, दूसरे का इक्वल मोमेंटम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा और नेट मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू राइट इन द प्रोसेस ऑफ पेयर इनहिलेशन, द गामा फोटॉन्स आर ऑलवेज जनरेटेड इन द पेयर्स। तो हमेशा क्या होगा, पेयर्स में जनरेट होंगे। इन सी RTJE में इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज व्हाट, उन्होंने पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास दे दिया गया, तो उन्होंने कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द गामा फोटॉन जनरेटेड, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द गामा फोटॉन जनरेटेड, राइट। सो यू सी, जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मास का लॉस होगा तो कितनी एनर्जी जनरेट होगी, इतनी एनर्जी जनरेट होगी ना, mc², और आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स का मास का लॉस हुआ है 2mec², इतनी एनर्जी। अब अगर जिस बच्चे को ये जो गामा फोटॉन्स हैं देर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर्स, ये बात नहीं पता थी, तो वो उस बच्चे ने क्या किया होगा, एनर्जी इक्वल्स व्हाट, hc बाई लैम्डा। आई थिंक यू माइट बी नोइंग दिस, आपने एटॉमिक फिजिक्स में क्या होगा ना, केमिस्ट्री ऑफ एटम में एनर्जी क्या होगी, एक फोटॉन की क्या होती है, h न्यू, और न्यू क्या होता है, c बाई लैम्डा, उससे लैम्डा कैलकुलेट क्या होगा, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है, दो फोटॉन जनरेट होते हैं तो इंटू व्हाट, 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट मीन्स कि लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दोनों में, जब एक फोटॉन कोई लेगा
और तो 2 लेंगे तो उसमें क्या होगा, फ़र्क आएगा। और ऑप्शन में दोनों ऑप्शंस थे, आप समझ गए ना इसे। तो याद क्या रखना कि जब भी पेयर इन्हेलेशन होगा गामा फोटॉन्स हमेशा पेयर में जनरेट होंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आपने वैसे भी देखे होंगे, महाभारत और रामायण सीरियल तो देखा ही होगा, नहीं तो तुमने देखा कि राम और रावण उनके आते हैं एरो तो चिंगारी दोनों तरफ निकलती है ना, सो दे आर ओनली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप समझ गए ना इसे। सो दिस अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ सी वी हैव अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, that is quantization of charge. See the quantization of charge. So see what is quantization of charge. जो चार्ज का क्वांटाइजेशन है, मेरा एक बार काम करोगे, उन्हें बुला लाओगे निखिल को, ये तो बैटरी चार्जिंग पे लगानी है। और दूसरा कि ग्रुप में इनके मैसेज डाल दो कि फिजिक्स की क्लास का लिंक अभी बाद वही हम बाद में भेज देंगे, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स, क्वांटाइजेशन का मतलब कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, चार्ज के लिए है कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। आप पहले नोट कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, द स्मॉलेस्ट possible charge is the charge on an electron or proton. Charge on an electron or on a proton. Possible charge is the charge on an electron or on a positron. नहीं, proton, on a proton. The bigger charges are always in the integral multiple of electronic charge, or always in the integral multiple of electronic charge, or always in the integral multiple of what? Electronic charge. So you write Q equals to plus minus NE, मतलब वॉट, जो कोई भी चार्ज दुनिया में मिलेगा जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो चार्ज उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेगा और कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। आपने लिखा क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, लिखा ना। सो इसका मतलब देखो क्या हुआ, प्लस माइनस का मतलब या तो उतना ही पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। जैसे मान कि मैं आपसे बोलूँ कि एक ग्लास रॉड के ऊपर आपको चार्ज डेवलप करना है, कितना, 5.2 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज डेवलप करना है। इतना चार्ज आपको एक ग्लास रॉड के ऊपर डेवलप कराना है, तो आप कैसे कराओगे इस चार्ज को डेवलप? आपको ज़्यादा चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, आपको इतना चार्ज एक ग्लास रॉड पे डेवलप करना, तो उसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। सो पॉइंट इज कि आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे, 2 निकालोगे, 3 निकालोगे, 4 निकालोगे, यू कैन नॉट गेट आउट कि उससे आपने 2.2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन्स व्हेन यू विल टेक आउट फ्रॉम द ग्लास रॉड दैट विल ऑलवेज बी इन द इंटीग्रल नंबर। सो आप देखो, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता वो कितना होता, 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम्स। और अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते तो कितना होता, 6.4, 1.6 into what, 4, so that is what, 6.4 into 10⁻19 coulombs. तो दैट मीन्स व्हाट कि जब आपसे बोला रहेगा तो आप क्या बोलोगे, दिस चार्ज कैन नॉट बी जनरेटेड ऑन एनी बॉडी। सो दिस द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज मिलेगा तो वो क्या होगा हमेशा, क्योंकि वो चार्ज जनरेट कैसे किया गया होगा, या तो उसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए होंगे और या फिर उसे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए होंगे। जब आप इलेक्ट्रॉन्स दोगे या इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो आप कुछ सर्टेन नंबर में ही तो निकालोगे। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है ना। वैसे भी मे बी कि मैं एक आध क्लास के बाद आपको बताऊंगा, देर आर सर्टेन पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। क्वार्क्स होते हैं,
तो क्वार्क्स दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क एंड द डाउन क्वार्क, ठीक है ना। एक अप क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है +2/3 ई, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा +2/3, और डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है -1/3। तो हमारी थ्योरी क्या है कि जैसे एक प्रोटॉन कैसे बना है, एक प्रोटॉन बना दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर के बना। तो दो अप क्वार्क का चार्ज कितना हो गया 4/3, और एक डाउन क्वार्क का चार्ज कितना हो गया -c/3, सो नेट चार्ज कितना आ गया +c, ठीक है। इसे प्रोटॉन बना है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे बना है, 3 डाउन क्वार्क से बना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे बना, 3 डाउन क्वार्क से बना है इलेक्ट्रॉन। तो वो क्वार्क्स की थ्योरी है, बट कभी भी अगर आपसे पूछा जाए इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या है, तो आपको बताना क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आप क्वार्क्स का यहाँ पे नाम लिख लोगे केवल अपने नॉलेज के लिए, क्वार्क्स, अप क्वार्क एंड द डाउन क्वार्क, जिसमें अप ऐसे किया मैंने दैट इज अप, और जिसमें नीचे किया है दिस व्हाट डाउन क्वार्क, ठीक है ना। बट जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिस्कशन करोगे, तो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के डिस्कशन में क्या मानना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, और कोई भी चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर दुनिया में होगा, सो दैट विल बी व्हाट, इट विल बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्वांटाइजेशन अभी तुम्हें एक दो चीज़ों में और भी बताता हूँ, सो दैट कि द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन क्लियर हो जाए। जैसे आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटाइजेशन चेक करना हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है या नहीं है, तो तरीका क्या हुआ, मैं चार्ज में ही आ जाता हूँ। हमने देखा कि सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, पहली चीज़ ये देखी, पता क्या लगा, व्हाट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि कोई भी बड़ा चार्ज जब किसी चीज़ के ऊपर मिलता है तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं है। सो दैट मीन्स जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटाइजेशन चेक करना, तो आप चेक क्या करोगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, एंड द बिगर वैल्यूज आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू और नॉट। मैं अभी आपसे चेक करा लेता हूँ, यू हैव टू चेक दैट मास इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी और नॉट, मास इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी और नॉट। बोलो, मास क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है या नहीं है, है। बोलो कैसे है मास क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। सबसे छोटा मास आपने किसका सोचा, ओके इलेक्ट्रॉन का। पहला टेस्ट पास हो गया कि चलो इलेक्ट्रॉन से छोटा और मास नहीं है, मतलब जो भी क्वांटिटी क्वांटाइज है उसकी कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग वैल्यू। ये नहीं कि कोई आदमी बोले इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है और कोई बोले क्या कुछ भी, कितनी भी छोटी हो सकती है, देन दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड। देयर शुड बी सम स्मॉलेस्ट वैल्यू जिससे और छोटी वैल्यू नहीं होती है, एंड दैट शुड बी डिफाइंड वैल्यू। आपने बोला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, पहला टेस्ट पास हो गया। नाउ डिड यू डू दैट सेकेंड टेस्ट ऑल्सो, जो कोई भी बड़ा मास होगा क्या वो मास इलेक्ट्रॉन के मास का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल वी टेक प्रोटॉन, तो आर द प्रोटॉन्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं, नहीं, तो फिर प्रोटॉन का मास के इलेक्ट्रॉन के मास के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, नहीं होगा, तो फिर मास कैसे क्वांटाइज्ड क्वांटिटी हुई। समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है ना। आपने कोई भी दूसरा मास लिया और ये सर्च किया कि क्या वो मास, आपने इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट मास पॉसिबल मास, आई सेड यस एक्सेप्टेड, नाउ आई टुक द प्रोटॉन, सो यू हैव टू सी व्हाट whether mass of the proton is integral multiple of that smallest mass or not. So we got to know what protons are not made up of electrons. So how can the mass of the proton be integral multiple of the mass of the electrons? So that is what आप नोट क्या करोगे, mass is not a quantized quantity at the subatomic level. Mass is not a quantized quantity at the subatomic level. Mass is not a quantized quantity at the subatomic level. ठीक है ना, मास इज नॉट ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी एट द सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल का मतलब आप समझ गए ना, जब हम एटम को भी ब्रेक करके देखेंगे, आप इसी नीचे सेंटेंस लिखोगे, बट मास इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी एट द एटॉमिक लेवल।
mass is a quantized quantity at the atomic level. I tell you how. अगर हम एटम्स को ब्रेक ना करें, मतलब हम मानें कि सबसे छोटा मास क्या है, एटम है, तो एटॉमिक लेवल पे बात करें तो सबसे छोटा एटम किसका है, हाइड्रोजन का। एटॉमिक मास 1 हाइड्रोजन का। और कोई भी बड़ा एटम, किसी भी बड़े एटम का मास 35.5 नहीं होता है ना, या होता है 35.5 किसी का भी एटॉमिक मास होता है या नहीं होता है, क्लोरीन का होता है। तो फिर तो ये कैसे क्वांटाइज्ड हुआ, ये इंटीग्रल मल्टीपल तो नहीं हुआ है। सो इफ इट इज़, आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि 35.5 क्लोरीन के किसी एक एटम का मास होता है, नहीं होता है। कितना होता है, 35 एंड 37। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास होता है 35, दूसरे का 37, और रेशो जो होता है दैट इज व्हाट 2 into 35 plus 1 into 37 upon 3 and that comes to be what 35.5। तो कोई भी नेचर में जो एटम मिलता है क्लोरीन का, उसका मास 35.5 नहीं होता है। सो मास एट द एटॉमिक लेवल इज व्हाट क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, है ना। ये तो कैलकुलेशन से फिगर आता है। जो क्लोरीन नेचर में मिलता है उसकी किसी भी, जब आप कॉम्बिनेशन देखोगे एटम्स का, यू विल ऑलवेज फाइंड 2:1 के रेशो में दो टाइप के एटम्स होते हैं, एक का एटॉमिक मास 35 और दूसरे का 37। सो जब दो इसके होंगे तो एक उसका होगा दिस रेशो, सो थ्रू दैट वी कैलकुलेटेड द एवरेज एटॉमिक मास टू बी 35.5, है ना। आप समझ गए मेरी बात। सो अब वो लोग आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज इन द सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। सो इन द कॉम्पिटिशन दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट चेकिंग ऑफ, मतलब किसी भी क्वांटिटी के चेक करना कि वो क्वांटाइजेशन, वो क्वांटाइज्ड है या नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एनर्जी। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड और नॉट, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड और नॉट, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। एनर्जी क्वांटाइज नहीं है। एनर्जी की वैल्यू कितनी भी छोटी हो सकती है, कितने भी जूल्स हो सकती है, कुछ ऐसा थोड़ी कि इसकी इतने जूल से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इट इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। बट मैंने क्यों एनर्जी का एग्जांपल दिया, मैं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, इट इज़ क्वांटाइज्ड और नॉट, इट इज़ क्वांटाइज्ड, दैट इज़ द बोर थ्योरी। मिस्टर बोर ने क्या बताया था, मिस्टर बोर ने बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी, देयर आर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स ऑफ एनर्जी। कुछ भी बीच की एनर्जी नहीं हो सकती है। क्वांटाइज्ड लेवल ऑफ एनर्जी जिन्हें शेल्स बोला गया था, उसका मतलब क्या था कि फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, सेकेंड ऑर्बिट में उसकी 4 टाइम्स एनर्जी है, थर्ड ऑर्बिट में उसकी 9 टाइम्स एनर्जी है। यही तो उन्होंने बताया था। तो दैट मीन्स की जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम हो गई, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी उसकी सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स है, और उसके बीच की कोई भी एनर्जी नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल की एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम्स इज व्हाट क्वांटाइज्ड। जैसा बोर को नोबेल प्राइज़ किस बात के लिए मिला था, इसी बात के लिए मिला था, है ना। हुआ क्या था कि पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। रदरफोर्ड का मॉडल जो था, रदरफोर्ड ने जब वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला किया तो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि एटम का कोर पार्ट काफ़ी सॉलिड है। इसके पहले मिस्टर थॉमसन ने क्या बोला था, ही सेड कि जो एटम है, थॉमसन ने बोला था, थॉमसन के मॉडल में डाल्टन के मॉडल से डेवलपमेंट किया था। डाल्टन ने बोला कि एटम इज समथिंग दैट कैन नॉट बी कट, है ना। एटम मीन्स नॉट, टम मीन्स कट। सो एटम इट इज़ दैट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर कट। दैट मीन्स कि डाल्टन ने बोला कि एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज़ द टाइनिएस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर, इससे और टाइनी कोई पार्टिकल नहीं है। बट थॉमसन ने जो डिस्कवरी की उसमें थोड़ा सा ब्रेक थ्रू था। ब्रेक थ्रू तो क्या, एटम में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव उस तरीके से हैं कि जैसे जो पॉजिटिव चार्ज है इट्स लाइक द रेड पार्ट ऑफ द एटम, और नेगेटिव चार्ज जैसे कि उसमें सीड्स होते हैं, वो जगह जगह इम्पिंस्ड हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। सो एटम एज सच इज व्हाट न्यूट्रल। तो एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो फिर इसके बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए। पता क्या लगा कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है,
और अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज था। तो जब बम्बार्ड किया उन्होंने तो व्हाट ही सॉ कि कोई अल्फा पार्टिकल सीधे बिल्कुल सामने आया और न्यूक्लियस के और वापस लौट गया। उसे आइडिया लगा कि सॉलिड पार्ट है। अब कोई एटम इसके साइड से आया न्यूक्लियस के जस्ट बाहर से, सो व्हाट ही सॉ कि वो सीधे नहीं गया, वो जब यहाँ आया तो ऐसे बेंड हो गया। देन ही थॉट कि ये बेंड क्यों हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब कि सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वो रिपेल करेगा और ऐसे जाएगा, नहीं तो उसके सामने नहीं आया, वो सीधे चला जाता। तो पता लगा कि जो कोर पार्ट है एटम का व्हाट ही रेफर्ड एज न्यूक्लियस, उन्होंने कि वो सॉलिड पार्ट वहीं पे पूरा मास है कॉन्सेंट्रेटेड और वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो दिमाग में आया कि जब एटम न्यूट्रल है और कोर पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो दैट मीन्स कि कहीं पे निगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे है, अगर निगेटिव चार्ज कहीं बाहर है तो अट्रैक्ट होकर के इसमें गिर क्यों नहीं आता है। ही टुक द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स। व्हाट, जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, गिर नहीं रही अर्थ सन की तरफ, क्योंकि जो अट्रैक्टिव पुल है दैट इज स्पेंट इन प्रोवाइडिंग व्हाट सेंटीपिटल फोर्स। वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में खर्च हो जाती है। जैसे आपने एक स्टोन को लिया, स्ट्रिंग से टाई किया, वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमाया, तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्टोन है तो उसका वेट mg नीचे लग रहा है, टेंशन T भी नीचे लग रहा है, बट वो नीचे गिर क्यों नहीं रहा है, क्यों पूरा सर्कल घूम रहा है, क्योंकि टेंशन T प्लस mg किस चीज़ में स्पेंड हो गया, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, है ना। जैसे मान कि मैं इस ब्लॉक को मैं इसे पुश करता हूँ, जब मैंने इस ब्लॉक को पुश किया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। दूसरा एक्सेलरेशन होता है डायरेक्शन में चेंज वाला। तो जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसका जो एक्सेलरेशन व्हाट वी कॉल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वो होता क्या है, डायरेक्शन में चेंज वाला किस ओर होता है, वो सेंटर की ओर होता है। तो फोर्स का काम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराना है, चाहे वो जिस ओर फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में चल करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराए या उसका डायरेक्शन चेंज करा दे। तो अर्थ के ऊपर जो सन का अट्रैक्टिव फोर्स लगा वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने में खर्च हुआ। किस एक्सेलरेशन की प्रोड्यूस कराने में, डायरेक्शन चेंज कराने में। अर्थ सन के चारों रिवॉल्व कर रही है, ठीक है ना। सो वही उन्होंने बोला रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करा, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, वो उसे अंदर की ओर पुल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, उसे अंदर की ओर पुल नहीं कर रहा है। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद मैक्सवेल की एक थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उस थ्योरी में क्या था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड है और वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो अपने आप में से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन वॉज ए चार्ज पार्टिकल और वो रिवॉल्व कर रहा, तो उसके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, सो दैट इज एक्सेलरेटेड ऑल्सो। सो ये सोचा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेटेड है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा। तो अभी पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की ओर मान लो 20 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था। सो दैट 20 न्यूटन वॉज इक्वल टू व्हाट, mv²/r। वो किस चीज़ में खर्च हो रहा था, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने, सो दैट 20 वॉज इक्वल टू mv²/r। अब अगर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा तो जब उसकी एनर्जी कम हुई तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो mv²/r की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, मानो 50 न्यूटन बची, और अट्रैक्टिव फोर्स अभी भी 20 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन बच गया। 50 न्यूटन तो रिवॉल्व कराने में जाएगा, बट 5 न्यूटन जो बच गया वो क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ पुल करेगा, एंड इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, ठीक है ना। सो उसके लिए क्या हुआ कि मिस्टर बोर ने मैक्सवेल की थ्योरी से बोला कि रदरफोर्ड की थ्योरी में कुछ इनकम्प्लीटनेस है। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता बाहर, वो तो न्यूक्लियस में धीरे धीरे गिर जाता रिवॉल्व करके, बट इट्स नॉट फॉलिंग। देन एट द सेम टाइम मिस्टर प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे क्वांटाइजेशन की बात की थी कि जो फोटॉन्स निकलते हैं क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी देते हैं। उन्हें लगा कि मिस्टर बोर को कि हो सकता है यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया कि येस, इलेक्ट्रॉन विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा तो रेडिएशंस को एमिट करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे एमिट नहीं करेगा। उसे जब रेडिएशंस को एमिट कराना तो एक सर्टेन अमाउंट एक साथ एमिट कर देगा और एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आ जाएगा।
अब वो उसने एनर्जी एमिट की, मानो कि यहाँ पे मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा, वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा, वो ऊपर चला जाएगा, ये ट्रांजिशंस होते रहेंगे, बट एटम क्या होगा, दैट विल बिकम ए स्टेबल फिगर। अब जैसे मानो कि आप बोलो कि देन वाई व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वो एनर्जी लूज करता है तो वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है, जैसे स्मॉलेस्ट क्वांटा ऑफ एनर्जी दैट कैन बी लॉस्ट, मानो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी उसकी उससे भी कम है, सबसे छोटा क्वांटा एनर्जी का मान लो 10 जूल का है, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 9 जूल है, तो कहाँ से लूज करेगा? इज दैट क्लियर? एंड यू नो दैट मिस्टर बोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट। जो उनका क्वांटाइजेशन की थ्योरी थी, मतलब क्वांटाइजेशन की थ्योरी ही नॉट ओनली अप्लाइड इन द एनर्जी कि एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी है, सेकेंड ऑर्बिट में उसके इतने टाइम्स है, ठीक है, यू माइट बी नोइंग 4 टाइम्स, थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी उसकी 9 टाइम्स है, इस तरीके से बीच की कोई एनर्जी नहीं होती है। जैसे हाइड्रोजन एटम में यू माइट बी नोइंग फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में -13.6 डिवाइड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि निगेटिव एनर्जी है, और आपको लगा कि -13.6 डिवाइडेड बाई 4, तो आपको लगा कम हो गई, कम नहीं ज़्यादा हुई, क्योंकि निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव का कम होना इज व्हाट, उतने टाइम्स बढ़ जाना। थर्ड ऑर्बिट में -13.6 डिवाइड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी है। तो अगर मान लीजिए जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में पहुंचने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक में -13.6, दूसरी ऑर्बिट में -13.6 डिवाइड बाई 4, दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मानो कि बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में था उसे एनर्जी दी गई 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई, 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई, तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट में पहुंचने से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, और फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट में पहुंचने जितनी एनर्जी होती है उससे कम है। तो जिस इलेक्ट्रॉन को आपने ग्राउंड लेवल यानी n=1 वाले इलेक्ट्रॉन को आपने 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी थी, उसका क्या होगा, अगर वो उस एनर्जी को ले लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन, उसकी हालत हो जाएगी लाइक व्हाट, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, अपना घर भी गया और कोई भी दूसरा ऑर्बिट उसे अपना घर बनाने नहीं देगा। तो जैसे ही उस एनर्जी का 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था उसकी तरफ बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसे दूर से ही नमस्कार करेगा, भाई साहब पास हो, आई नॉट एक्सेप्ट यू, बिकॉज आफ्टर दैट आई वोंट हैव एनी होम, ना मैं फर्स्ट ऑर्बिट में रह सकता हूँ, ना मैं सेकेंड ऑर्बिट में रहने के लायक बचूंगा, मैं किसी ऑर्बिट में नहीं रह पाऊंगा, सो आई वोंट एक्सेप्ट यू, दिस इज क्वांटाइजेशन। मतलब एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। इज दैट क्लियर? सो तुम्हें जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटाइजेशन चेक करना होगा तो देखना होगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, और जो बड़ी वैल्यूज़ हैं क्या वो उस छोटी वाली वैल्यूज़ की इंटीग्रल मल्टीपल हैं, अगर हैं तो फिर वो क्वांटिटी कैसी है, क्वांटाइज्ड। समझ गया आप इस बात को? अब मैं क्वांटाइजेशन को एक दूसरे लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ। से जैसे चार्ज के लिए हम बोलते क्या हैं कि जो चार्ज है, चार्ज इज a quantized quantity at the microscopic level, but not quantized at the मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइज्ड नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइज्ड है, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइज्ड नहीं है। मतलब क्या हुआ, आपने नोट किया मैंने, आप इसे ठीक से समझना। आपने सैंड देखी है, सैंड पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, और एक जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसका कुछ मास होगा, और जनरली पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं।
तो जब आप मार्केट में सैंड बाई करने जाते हो तो आप उनसे क्या बोलते हो कि आपको 10 बिलियन सैंड के पार्टिकल्स चाहिए, या आप बोलते हो कि आपको 50 किलो सैंड चाहिए, 25 किलो सैंड चाहिए? कैसे बोलते हैं आप? 2 बोरी चाहिए, 1 बोरी चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना, इतनी बोरी चाहिए, इतने केजी चाहिए। ये तो नहीं बोलते इतने पार्टिकल्स, ठीक है ना। सो मानो कि मैं सैंड की बात करूँ कि कोई आदमी बोले कि 15.2 kg सैंड मुझे चाहिए, 15.2 kg सैंड चाहिए। अब वो दुकान वाला बोले कि 15.2 से आप या तो थोड़ी सी कम ले लो या आप थोड़ी सी ज़्यादा ले लो, क्योंकि जब मैं 10 लाख पार्टिकल्स का मास निकालता हूँ तो 15.2 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो 15.3 भी नहीं बन पा रहा है। मतलब अगर मानो कि सैंड के एक पार्टिकल का मास मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, मानो 0.1 kg, उसमें तो बहुत ही छोटा सा मास है ग्राम्स में, तो कोई वो दुकान वाला ये तो नहीं बोलता कि आप या तो इतना ले लो, इतना तो मास पॉसिबल नहीं है। जबकि क्वांटिजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता तो ये होता कि सैंड के बारे में बोला था कि सैंड का स्मॉलेस्ट मास क्या होगा, उसके सबसे छोटे पार्टिकल का मास, और जो बड़ी क्वांटिटीज़ होंगी, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटीज़ उसी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, तो कोई भी बड़ी क्वांटिटी सैंड की उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होंगी। तो फिर अगर मानो कि सैंड के सबसे छोटे पार्टिकल का मास से 0.0479 मिलीग्राम्स था, ठीक है, 0.478 मिलीग्राम्स, तो कोई भी आदमी सैंड की डिमांड करता तो फिर उसे मल्टीप्लाई करता सर्टेन नंबर से, फिर जो नंबर आता वो तो उतनी केजी बोलता, और अदरवाइज क्या बोला जाता, और तो दूसरा मासेस पॉसिबल ही नहीं, बट ऐसा नहीं बोला जाता। तो होता क्या कि जब किसी चीज़ का जो सबसे छोटा क्वांटिटा है, सबसे छोटा क्वांटा बहुत छोटा है, और जनरली वो चीज़ जब डिमांड की जाती है, जब उस चीज़ की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टेल यू अबाउट 2 माइक्रोकूलम्स चार्ज, व्हाट डू यू थिंक, दिस इज स्मॉल चार्ज और इट्स ए बिग चार्ज? 2 माइक्रोकूलम इज ए बिग चार्ज और स्मॉल चार्ज? जिसकी जैसी फीलिंग हो आप वही बिल्कुल शेयर करना, बिंदास हो करके। आपको कुछ ये नहीं कि फीलिंग कुछ और है और चेहरा किसी और का देख रहे हो, तो ऐसे नहीं। आपको क्या लग रहा है, ये छोटा चार्ज है, बड़ा चार्ज है? इट्स ए स्मॉल चार्ज। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, इट्स ए वेरी बिग चार्ज। आई टेल यू इट्स बिगनेस, लुक एट दिस। 2 माइक्रोकूलम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इतना। दैट मीन्स कि 2 माइक्रोकूलम्स मीन्स और 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम्स, 1.6 इंटू 10⁻⁹, है ना। दिस बिकम्स 10⁻13, और एक से कुछ बड़ा आएगा तो दैट मीन्स वॉट, 10⁻13। 10⁻13 इज स्मॉल नंबर और बिग नंबर, इज अ वेरी बिग नंबर। तो दैट मीन्स कि जिसे हम 2 माइक्रोकूलम समझ रहे थे, वो चार्ज जनरेट कैसे होगा, आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। सो दैट्स अ वेरी बिग चार्ज। तो जब बड़े चार्ज की बात की गई 2 माइक्रोकूलम, तो ये ध्यान नहीं रखा गया कि ये बिल्कुल इंटीग्रल नंबर आएगा। यू सी 2/1.6, कोई इंटीग्रल नंबर तो नहीं आ रहा है कि इतने इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वो लोग कोई बड़े चार्ज की बात करेंगे, बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज की, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, चार्ज को हम क्वांटाइज नहीं मानते हैं। मैंने यही लिखा, बट नॉट क्वांटाइज एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल। बट जब हम चार्ज की बात करेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तब इसे क्वांटाइज मानेंगे। आप समझ गए मेरी बात? नहीं तो कोई क्वेश्चन आपको देता और बोलता कि एक पार्टिकल के पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और तुम क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह क्या करते हो, पहले ही चेक करते हो कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। आप चेक करने में क्या लगा कि लेट्स सी वेदर इट हैज़ गॉट सम इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नॉट। आपने बोला इसमें तो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और आपने बोला पहले क्वेश्चन ही ठीक करो। सो यू वोंट से दैट। 2 माइक्रोकूलम दिया है, आप 2 माइक्रोकूलम लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक ना। बिकॉज मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वी डोंट टेक इट एज अ क्वांटाइज क्वांटिटी, ठीक। समझ गया आप इसे? नाउ से अब हम ग्रेजुअली थोड़े से और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं फिजिक्स के। इट्स रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ ओनली। तो आप देखो, आप इसमें लिखोगे क्या कि मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, देन आई विल प्रोसीड। लुक एट दिस। द क्वेश्चन इज कि वी हैव गॉट 2 spherical balls
identical spherical balls. We are given some charge plus q1 to one and the other q2 to another. इनका कुछ मास है, किसी मेटल की बनी हुई, सेम लेंथ की स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, एंड व्हाट वी फाउंड कि दोनों यहाँ से कुछ रिपेल होंगे और कुछ एक एंगल पे जाएंगे, है ना. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मान लो q2 बड़ा है q1 से, दोनों पॉजिटिव हैं और q2 q1 से बड़ा है, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, सो व्हाट वी डू से कि अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा, कौन सा एंगल बड़ा होगा. बोलो, व्हाट आर यू थिंकिंग. आपको क्या लग रहा है कौन सा बड़ा होगा. फिर कुछ और बताओगे, मैं और क्या दूं जिससे कि तुम्हें कुछ पता लग पाए. व्हाट एल्स डू यू वांट. मतलब यू मीन टू से यू वांट टू एक्सपेरिमेंट. What we do in the physics at this level is, it's not generally experimental physics, है ना. You understand that very well कि आपके लैब में बहुत कम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. You do lot of theory. So हमारा काम क्या होता है, हम थ्योरी के बेसिस पे ही कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्या करें, कैलकुलेशन से सब कुछ प्रेडिक्ट कर दें, है ना. कॉन्सेप्ट से हम प्रेडिक्ट करना. अब यहाँ देखो आप, ये फिगर आपने बनाया, इसके नीचे लिख दो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, और उसके नीचे लिख दो द फोर्स एक्ट्स इक्वली ऑन द टू चार्जेस irrespective of their magnitudes. जब मैं आपसे ये बोलता कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आप क्या बोलते, ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर या इसके ऊपर. ये फोर्स जो लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर या इसके ऊपर, दोनों के ऊपर. तो दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसी एक चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा. इतना ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इतना ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स सेम हो गया, इनका वेट सेम है, सेम लेंथ की स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, सो अल्फा और बीटा क्या आएगा, सेम आएगा. सो आपने इसके नीचे पॉइंट लिख लिया ना कि द फोर्स एक्ट्स इक्वली ऑन द टू चार्जेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. मतलब कोई छोटा है कोई बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता. दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो दोनों के ऊपर क्या लगेगा, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, बट दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स लगेगा. समझ गए इस बात को. अब इसी पे बेस दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ. प्लस Q1 प्लस Q2 और Q1 Q2 यहाँ पे गिवन नहीं. इन्होंने क्या बोला, टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैव सम चार्जेस ऑन देम, सम चार्जेस ऑन देम या सम पॉजिटिव चार्जेस ऑन देम. They are connected to the string of same length and the strings are suspended from same point. Each string makes an angle 30 degree with the vertical. हर एक string vertical से कितना एंगल बना रही है, 30 degree, right? Now this entire system is immersed in a liquid, whose density is half the density of material of the solid balls. जो solid balls की density है उसकी half है, and the angle which strings make with the vertical is found to be the same. जब हमने लिक्विड के अंदर डाला
जिस लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड बॉल्स की डेंसिटी की हाफ है। सो व्हाट वी फाउंड, जो वर्टिकल से एंगल था जितना था उतना ही रह गया। फाइंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बताना कितना होगा। फाइंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होगा ये बताना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट इसमें आ गया वो कूलम्स लॉ का तो कॉन्सेप्ट है ही, साथ में क्या हुआ थोड़ा सा इसमें कोरोना के टाइम का भी कॉन्सेप्ट आ गया है ना। न्यूटन्स लॉ से एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ का भी कॉन्सेप्ट। लेट मी मेक द एफबीडी। इस बॉल के ऊपर नीचे की ओर क्या लगेगा, एम जी। टी सोर लगेगा 30 डिग्री को मैंने थीटा मान लिया, मान लो थीटा है। और कोई फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर और कोई फोर्स लगेगा टी और एम जी के अलावा। कूलम को क्यों भूल रहे हो, कूलम ने क्या बिगाड़ा है, और इसका रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा। जिस फोर्स की वजह से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम उसी फोर्स को भूल रहे हो। इसके ऊपर इसका रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, एफ, ठीक है। उसका रिपल्सिव फोर्स भी तो मार्क करोगे ना। टी और एम जी तो आपने 11th क्लास में भी सीखे थे। एक एडिशनल फोर्स क्या हुआ, एफ। अब क्योंकि ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना तो ऊपर जा रही, ना नीचे जा रही, ना लेफ्ट में जा रही, ना राइट में। टी का कॉम्पोनेंट ऊपर क्या, टी कॉस थीटा, और इस ओर क्या, टी साइन थीटा। तो क्योंकि ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो आपने लिखा टी साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट, एफ, एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, एम जी। तो डिवाइड किया आपने तो आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन वॉट, एम जी। ठीक है ना। इसमें किसी बच्चे कोई डाउट, किसी स्टेप में, कोई फोर्स में, कोई डायरेक्शन में, क्यों? ये तो आप समझते हो ना कि जो टी फिर ये पाप के साथ थीटा एंगल आता है, तो कौन सा साइन, कौन सा कॉस एंड ऑल, है ना, जानते हो ना इसे, ठीक है। दिस इज क्लियर ना, समझ गए ना आप इसे। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी डिवाइड किया। अब जब इसे लिक्विड में डिप किया तभी ये बी डी बनाया, फिर भी बनाया बी डी। लुक एट दिस, लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर पहली चीज़ क्या हुई, एंगल तो उन्होंने बोला थीटा सेम रहा, वो तो क्वेश्चन में दिया है। लिक्विड के अंदर क्या हुआ, स्ट्रिंग्स थोड़ी सी छोटी हो गई, है ना। यहाँ देखो बड़ी है और यहाँ क्या हुआ, थोड़ी सी छोटी हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि नीचे जगह कम थी, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग की लेंथ वही है जो यहाँ पे थी, उसमें कोई छोटी नहीं है, ठीक है ना। नाउ वी मार्क द फोर्सेस। एम जी नीचे लगा, राइट। अब क्योंकि लिक्विड के अंदर है, हो सकता है टेंशन चेंज हुई हो। हाँ, ये एयर में था और ये लिक्विड में। अब यहाँ पे टी डैश लगा। जब एंगल सेम है, लिसन टू मी, एंगल सेम है, स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, तो सेपरेशन दोनों के बीच का क्या होगा, सेम होगा। जब सेपरेशन होगा, सेम होगा, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, पहले एफ था अब क्या होगा। अब देखो यही तो पॉइंट है कि तुम कॉन्सेप्ट्स को जब बाकी न्यूटन्स लॉ वाली चीज़ें बताते जा रहे हो और जब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट आया आप भूल गए। आपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या की थी, कितना हो जाएगा। अगर के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो फोर्स क्या आ जाएगा, एफ बाई के। आपको पहली क्लास में बताया नहीं था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, क्या बताया था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द फोर्स व्हेन दे आर इन दैट मीडियम अंडर द सिमिलर कंडीशंस, है ना। तो अगर वो फोर्स एफ था और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो ये फोर्स क्या रहेगा, एफ बाई के। तभी तो जब आप इस फोर्स को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, के आएगा ना। और वही तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है।
यानी कि अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स F है, तो जब आप एक मीडियम के अंदर रखोगे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा, तो फोर्स क्या रहेगा, F/K। तो फोर्स ये क्या हो गया, F/K, है ना। अब कंपोनेंट्स के दिस थीटा, सो दिस थीटा, ये T डैश, तो ऊपर क्या आ गया, एक फोर्स और भी लगेगा जो मैंने यहाँ मार्क नहीं किया है। वो कौन सा फोर्स है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना लगेगा, डेटा देखो और बताओ। अगर कोई बच्चा बता देगा तो बहुत ही खुशी की बात होगी। अपथ्रस्ट कितना होगा, लुक एट द डेटा। लिक्विड की डेंसिटी बॉल की डेंसिटी की हाफ है, तो अपथ्रस्ट कितना होगा, लिक्विड की डेंसिटी बॉल के मटेरियल की डेंसिटी की हाफ है, तो अपथ्रस्ट कितना होगा। तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ बॉयंसी। बॉइंट फोर्स क्या होता है, धीरे धीरे बोलते हैं हम, है ना। बॉइंट फोर्स क्या होता है, इट इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जब पूरी बॉल लिक्विड के अंदर है, तो तुम सुन नहीं रहे हो विशाल, क्या लिखने में लगे, बोलो क्या लिख रहे थे। अब वो फिगर बाद में करो, क्लासरूम के लर्निंग में यही तो है, समझ रहे हो ना। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप फिर मेरी बात पे ध्यान दो, और फिर जो भी लव लेटर वगैरह बाद में लिखो आप। सुनाओ सी, आप देखोगे ध्यान से कि बॉइंट फोर्स इज व्हाट, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जब पूरी बॉल लिक्विड के अंदर है, तो वो जो बॉल है कितने वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, अपने बॉल के बराबर के वॉल्यूम का, बॉल के बराबर के वॉल्यूम का लिक्विड ही तो डिस्प्लेस करेगी। और उस लिक्विड का वेट कितना होगा, mg/2। क्यों, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी बॉल के मेटेरियल की डेंसिटी की हाफ है। तो जब बॉल का वेट mg है, तो बॉल के वॉल्यूम के बराबर के लिक्विड का वेट क्या होगा, उसका आधा होगा ना। समझ गए इस बात को, नहीं समझे, नहीं समझे। बॉइंट फोर्स इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो बॉल जब लिक्विड के अंदर है, तो बॉल कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करेगी, जितना बॉल का वॉल्यूम है ना। तो बॉल के वॉल्यूम के बराबर के लिक्विड का वेट क्या होगा, बॉल के वेट का आधा ही होगा ना, जब उसकी डेंसिटी बॉल की उसकी आधी है। तो बॉइंट फोर्स कितना हो गया, mg/2। अब दो यहाँ पे अगर आप बॉइंट फोर्स सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो भी क्या होता, आपका क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाता। कोई भी एक फोर्स अगर आप कैलकुलेशन गलत करते, तो आपका क्वेश्चन तो गलत होता। टी डैश इस ओर है, टी डैश का कंपोनेंट क्या, यहाँ पे आ गया टी डैश कॉस थीटा, और यहाँ आ गया टी डैश साइन थीटा, आ गया ना, टी डैश कॉस थीटा एंड टी डैश साइन थीटा। आप समझ गए ना, ठीक है। अब यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम देखा, ऊपर mg/2, नीचे mg, तो नीचे नेट कितना लगा, mg/2। तो टी डैश कॉस थीटा किसे बैलेंस कर रहा होगा, mg/2 को। तो टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू mg/2 एंड टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, f/k। यू सी टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, f/k। और ऊपर का फोर्स टी डैश कॉस थीटा, mg माइनस mg/2 इज व्हाट, mg/2। दोनों को डिवाइड किया, सो वी गॉट दैट tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, f/kmg। इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, tan थीटा। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया तो टी डैश से टी डैश कट गया, tan थीटा क्या गया, f/kmg। क्या बोल रहे हो तुम, बोलो। क्या चीज़, अच्छा यहाँ पे mg/2, टी डैश कॉस थीटा इज mg/2, तो यहाँ पे mg/2 आएगा, हाँ, तो f/k mg/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो आप करोगे ना mg/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। क्या नहीं समझे, समझ गए। अब देखो इसका tan थीटा इसके tan थीटा की इक्वल है, तो आपने कि f/mg इज इक्वल टू f/2f/kmg। mg से mg कैंसिल, f से f कैंसिल, k इक्वल टू कितना आ गया, 2। k की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है ना, आप समझ गए, इससे नहीं समझ गए। तो ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। आप देखना जब आपके स्कूल में स्टार्ट होगा,
तो हो सकता है वो लोग भी ये एग्जांपल दें। तो जनरली क्या है कि ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है और किसी टाइम पे क्वेश्चन IIT JEE मतलब जिसका नाम अब IIT JEE एडवांस है उसमें आया था, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर और इतना जिसे कहते हैं पिट चुका क्वेश्चन हो गया है कि ये स्कूल लेवल पे, बोर्ड्स में, स्कूल में और JEE मेन के लेवल पे पूछ लेते हैं लोग, JEE मेन या नीट बार में उसमें पूछते हैं। आपको समझ में आ गया ना? सो थ्रू दिस क्वेश्चन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि कूलम्स लॉ में आपने कूलमिक फोर्स और पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ न्यूटन्स लॉज वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आया। जैसे आप वहाँ पे क्या था, T मार करते थे, mg मार करते थे, तब कूलमिक फोर्स नहीं होता था चार्जेस वाला। सारे फोर्स जो ऑलरेडी आते थे वो भी हैं, अब कूलम्स लॉ वाला फोर्स भी है। बाकी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट वही रहा। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मीन्स कोई फोर्स बीच में था, आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, फिर ऊपर का फोर्स नीचे के इक्वल, लेफ्ट का फोर्स राइट के इक्वल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, और उसे इक्वेशन बना लिया। यहाँ पे दो कैलकुलेशंस जो थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, जिन पे कि अगर आपका दिमाग जाता तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होता। एक था फोर्स को F/K लिखना, नहीं तो अगर कोई बच्चा पूरा लिखता तो क्या करता, ये थीटा है, ये L है, फिर वो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता L साइन थीटा, फिर ये लेता 2L साइन थीटा, फिर वो F की वैल्यू लिखता 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2, है ना, डिवाइडेड बाई वॉट, जो भी ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। फिर दूसरी बार लिखता, उसमें नीचे K डालता, अल्टीमेटली करता वही सब, डिवाइड करता तो कैंसिल होता, बट उसका कैलकुलेशन तो फालतू में बढ़ जाता ना। तो आपको ये ऑब्जर्व करना यहाँ पे कि जब सब कुछ सेम है, सेपरेशन सेम, चार्जेस सेम, लिक्विड के अंदर हो चाहे बाहर हो, कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का फ़र्क है, तो जो रिपल्सिव फोर्स F था वो डायरेक्ट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा, F/K। और इससे क्लियर होगा कि कभी भी जितना फोर्स दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में होता है और डायरेक्ट्रिक के अंदर करना हो तो वही फोर्स क्या हो जाएगा, F/K हो जाएगा। दैट विल बिकम व्हाट, F/K। आप समझ गए मेरी बात। दूसरी चीज़, बाइंड फोर्स का कैलकुलेशन। बाइंड फोर्स मैंने जब धीरे धीरे बोला तो ऑलमोस्ट तुम सारे बच्चों ने यस किया कि इट इज़ दिस, कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। एक बार आप अपने मन के अंदर बोल करके देखो, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, सो दैट कि तुम्हें भी याद हो जाए बस। इन ऑल द कंडीशंस बॉडी आधी मर्ज्ड है, कंप्लीटली मर्ज्ड है, बॉडी लिफ्ट के अंदर बीकर में है, कहीं कुछ है, इन ऑल द केसेस द बाइंड फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वो बॉडी जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, अब वो बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर, तो अपनी बॉडी के वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। और अगर 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी लिक्विड के अंदर है तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ द, जितना बॉडी का वॉल्यूम है उसका 1/3 वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी। एंड जो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू G इज वॉट, बाइंड फोर्स। वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इज वॉट, दैट इज अ बाइंड फोर्स। समझ गए ना। सो दिस हाउ टू कैलकुलेट द बाइंड फोर्स। तो यहाँ पे ईजी था कि उन्होंने डेंसिटी के टर्म्स में दिया कि लिक्विड की डेंसिटी इसकी आधी थी, तो जब वो बॉल अपने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस करेगी तो उसका वेट भी क्या होगा बाइंड फोर्स का, उसका हाफ आ जाएगा। इज दिस क्लियर, ठीक है ना। अब आप ये देखोगे, अच्छा जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ, डू यू नो व्हाट इज दैट, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन, हाँ मतलब एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं रखते हैं, अलग अलग बॉडी पे रखते हैं। तो जैसा उन्होंने Q1 और Q2, दीज आर टू चार्जेस, तो इनके बीच में जो फोर्स है, क्या यहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है या नहीं है, यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है। एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो यहाँ पे भी वैलिड है और सब जगह वैलिड है, दैट्स ए जनरल लॉ। कुछ ऐसा नहीं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ सर्टेन कंडीशंस में वैलिड है, इट्स वैलिड इन ऑल द कंडीशंस। यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके ड्यू टू इसके ऊपर एक्शन इस ओर लग रहा है, आई कॉल दैट F12, तो इसके ड्यू टू इसके ऊपर रिएक्शन इस ओर लगेगा, तो दूसरी बॉडी पे लगा रिएक्शन, सेम बॉडी पे नहीं लगा, दैट इज व्हाट F21। एंड यू नो दैट F12 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ F21। मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या हुआ, ऑपोजिट है।
अभी यही तो थोड़ी पहले बताया था, दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन क्या हुआ, रिपल्सिव है तो अपोजिट है, अट्रैक्टिव है तो भी अपोजिट है, ठीक है ना। सो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होगा, वैलिड होगा, राइट, समझ गए। तो आप भी इस तरीके से फिगर बनाओ और लिख लो किसी एक पॉइंट में। ठीक है ना। Then you see, you write the next point. This force is an internal force for that system. This force is, next point note करोगे, this force is an internal force for that system. जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे ये माना कि ये दोनों चार्जेस मिल करके दे मेक ए सिस्टम, ये दोनों मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं। तो इस सिस्टम के लिए ये जो फोर्स है ये एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स के बारे में यू नो कि इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द मोमेंटम। तो आप नीचे लिख लोगे, सो दिस कैन नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सो दिस कैन नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब आप देखो, जैसे मान लो आपसे ये बोला जाए कि प्लस Q1 प्लस Q2 दे वर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस स्मॉल r, कहीं स्मूथ फ्लोर के ऊपर रखे हुए थे दोनों चार्जेस, मासेस आर m1 एंड m2, दे वर लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर, किसी आदमी ने होल्ड किया हुआ था, फिर उन्हें छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो क्या होगा, वो दोनों रिपेल होंगे, दूर जाएंगे। तो आफ्टर सम टाइम इनके बीच का जो सेपरेशन हो गया वो हो गया कैपिटल R। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर जाएंगे। तो पहले सेपरेशन था स्मॉल r, आफ्टर सम टाइम द सेपरेशन बिकम्स कैपिटल R। आपको कैलकुलेट क्या करना, कैलकुलेट देयर वेलोसिटीज व्हेन देयर सेपरेशन बिकम्स कैपिटल R, कैलकुलेट देयर वेलोसिटीज व्हेन their separation becomes capital R, calculate their velocities when their separation becomes capital R. Initially they were at rest, ठीक है। So look at this, हमने ऐसे किया, इसकी वेलोसिटी मानो v1 हो गई और इसकी v2 हो गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना था, 0, दे वर एट रेस्ट। बाद में भी क्या होना चाहिए, 0, बिकॉज दिस फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, तो मोमेंटम शुड बी 0। तो जितना मोमेंटम इसका इस ओर होगा उतना ही मोमेंटम इस वाले चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। उतना ही मोमेंटम क्या होना चाहिए, इट शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर। सो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। अब एक और इक्वेशन, यहाँ पे मैं जो एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ वह भी आपको टर्म पता नहीं। जैसे दो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये फॉर्मूला होता है, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका 1/4 Q1 इंटू Q2/R। जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो चार्जेस को साइन के साथ लिखते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना। स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे थे, there was no काइनेटिक एनर्जी, तो जो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट अभी बाद में भी पोटेंशियल ये फॉर्म में, कुछ दोनों की काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। यू गॉट 2 इक्वेशंस, है ना। आपके पास 2 इक्वेशंस और अननोन्स कितने हैं, 2।
अननोन्स क्या हैं, V1 एंड V2, देर आर टू अननोन्स, दो अननोन्स हो गए ना, V1 और V2, तो उससे आप सॉल्व कर लोगे। बट अभी आपको पोटेंशियल वाला पार्ट इसी चैप्टर के अभी काफ़ी एंड में आएगा, है ना। मैंने अभी फार्मूला यूज़ कर लिया है, अभी आपको बताया नहीं है। अब मैं आपको एक और नया मेथड सिखा रहा हूँ, दिस नोटेड। तो मैंने यहाँ पे आई जस्ट गेव यू दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू मेक यू क्लियर कि ये फोर्स एक इंटरनल फोर्स है। सो ड्यू टू दिस फोर्स, इंटरनल फोर्स, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी चेंज्ड। सो व्हाट वाज द मोमेंटम इनिशियली? 0, फाइनल मोमेंटम शुड ऑल बी सेम। सो फॉर दैट दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। नाउ यू सी, ड्रॉप कर दूँ इसे। अब मैं इसका एक और दूसरा तरीका बता रहा हूँ, यूल सी दिस। किसी मोमेंट पे जब इनके बीच का सेपरेशन x है, तब दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स कितना होगा? इतना होगा। रिपल्सिव फोर्स कब? जबकि सेपरेशन x है। रिपल्सिव फोर्स दोनों चार्जेस को बाहर की ओर रिपेल करेगा, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा फोर्स F इक्वल्स टू, ठीक से देखना, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, रिपल्सिव फोर्स F इक्वल्स टू मास m इंटू ए, मास की जगह क्या लिखा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये लिखा। और ये सिस्टम का रिड्यूस्ड मास है, दिस इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? सिस्टम का रिड्यूस्ड मास है, विच वी डिनोट बाई व्हाट? म्यू, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। आपको करना क्या, अगर आप टू पार्टिकल सिस्टम की मैकेनिक्स से डील कर रहे हो और आप मास की जगह रिड्यूस्ड मास लिखोगे, तो मास m इंटू ए, वो किसी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं होगा, बल्कि उस सिस्टम में जो दो पार्टिकल्स हैं, एक का दूसरे के रिलेटिव एक्सेलरेशन। मास की जगह ये फोर्स दोनों के ऊपर लग रहा है, और ये इस टाइप के इक्वेशन के टू पार्टिकल सिस्टम के लिए वैलिड है। तो टू पार्टिकल सिस्टम में अगर आपने फोर्स F इक्वल्स मास m इंटू ए, m की जगह रिड्यूस मास लिखा, तो यहाँ पे जो काइनेमेटिक पैरामीटर आएगा, मतलब काइनेमेटिक्स का जो पैरामीटर आएगा, वो क्या होगा? रिलेटिव होगा। सो नाउ सी वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू एक्सप्रेशन ए क्या होता है? dv बाई dt या फिर vd बाई dx। याद है आपको जो एक्सप्रेशन ए होता है, दैट इज व्हाट? d बाई dt, या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हो v dv बाई dx। अगर आपको x के टर्म्स लिखना तो व्हाट इज दैट? v d बाई dx। कैसे आया? आई टेल यू दैट। जो d बाई dt है ना, उसे आपने क्या किया? dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, dx से ऊपर नीचे क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो dx बाई dt, ये क्या बन जाएगा? v। सो v dv बाई dx, यही आ गया ना। तो अगर आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू टाइम के टर्म्स लिखनी तो d बाई dt लिखो, और x के टर्म्स लिखने तो व्हाट विल यू राइट? v d बाई dx, है ना, ये v d बाई dx। नाउ सी, सो a की जगह लिखा आपने v dv बाई dx। नाउ सी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने a रिलेटिव लिखा v d बाई dx, मैंने क्या बोला? जब भी आप मास की जगह रिड्यूस्ड मास ले लोगे, मास की जगह क्या लोगे? रिड्यूस्ड मास। तो यहाँ पे जितने भी काइनेमेटिक पैरामीटर आएंगे, काइनेमेटिक पैरामीटर का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एक्सेट्रा, वो सारे के सारे क्या होंगे? रिलेटिव पैरामीटर होंगे। मतलब v यहाँ पे क्या होगी? दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी। x क्या होगा? रिलेटिव सेपरेशन। अब यहाँ पे हमने किया, you'll see further. Now what we did, 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 by x square into dx is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 into v into dv। ये आ गया, dx इस ओर ले गए, ठीक है ना। इसे इंटीग्रेट किया फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R, स्मॉल r टू कैपिटल R, ठीक है ना।
और इसे इंटीग्रेट किया फ्रॉम वी डी वी को फ्रॉम 0 टू वी. यू सी v इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू. जब सेपरेशन स्मॉल r था स्टार्टिंग में, तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी? 0, क्योंकि कोई मूव ही नहीं कर रहा था. और जब उनके बीच का सेपरेशन कैपिटल R हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? v. इसे सॉल्व किया, सो वी गॉट के ये आपको आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 dx ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस ऑफ 1/x. dx ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x. क्योंकि माइनस साइन है तो मैं लिमिट्स उल्टी कर दूंगा. 1/x लिमिट्स आ गई आपकी कैपिटल R टू स्मॉल r. लिमिट्स उल्टी हो रहेंगी क्योंकि माइनस साइन आया तो माइनस से लिमिट्स उल्टी होंगी. दैट बिकम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और बी डी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2. लिमिट से 0 टू v, सो दैट इज व्हाट वी स्क्वायर बाई 2. ठीक है. नाउ से इसके सॉल्व करने से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 1 बाई स्मॉल r माइनस 1 बाई कैपिटल R इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू वॉट b स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉट b स्क्वायर बाई 2. इज दैट क्लियर? v रिलेटिव वेलोसिटी आपसे पूछे दोनों की वेलोसिटी क्या है, एंड यू नो कि रिलेटिव वेलोसिटी जो v आएगी, v की वैल्यू क्या होगी? v1 प्लस v2. क्यों? v1 अगर इस ओर है और v2 इस ओर है तो मान लो कि मैंने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो गया. और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? एक की वेलोसिटी माइनस दूसरे की वेलोसिटी. सो v1 माइनस माइनस ऑफ v2 दैट विल बिकम व्हाट? v1 प्लस v2. तो जो आप इससे v निकाल दिया आपने, v क्या आया? v1 प्लस v2. एंड यू हैव अदर इक्वेशन इज व्हाट? m1 v1 इक्वल टू व्हाट? m2 v2. सो आपके पास दो इक्वेशंस और दो अननोन्स, दो इक्वेशंस और दो अननोन्स सॉल्व हो जाएंगे, है ना. सो ये मेथड आपके लिए थोड़ा सा नया हुआ, है ना. तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कभी भी किसी टू पार्टिकल सिस्टम से डील करना है, आपने दोनों के बीच का फोर्स लिखा तो फोर्स F इक्वल्स मास m इंटू ए. अब ए जो होगा वो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा. अगर आपने मास की जगह क्या कर दिया? रिड्यूस मास. तो जो भी काइनेमेटिक पैरामीटर होगा, काइनेमेटिक्स का जो भी पैरामीटर होगा दैट विल बी व्हाट? इट विल बी रिलेटिव पैरामीटर. वो किसी एक पार्टिकल का नहीं होगा बल्कि एक का दूसरे के रिलेटिव होगा. समझ गए इसे? नाउ यू विल सी. अब ये देखोगे अब मान लो ये है कि एक दिस ए ब्लॉक ऑफ मास m1, इसके पास चार्ज है प्लस q, दिस लाइंग ऑन ए रफ फ्लोर हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. ठीक है ना. और यहाँ पे आपने एक ब्लॉक रखा मास m2, ये फिक्स्ड है, ये इज व्हाट? फिक्स्ड. ठीक है. बोलेंगे व्हाट मैक्सिमम चार्ज कैन बी, ये प्लस q नोन है, m1 नोन है, ये फिक्स्ड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू नोन है. बोला गया व्हाट मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन टू इट सो दैट दिस चार्ज डज नॉट मूव. q max for which m1 does not move. ठीक है. कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं हम इसे सो दैट कि 11 जो चार्ज है ये मूव ना करे. लुक एट दिस. दो और कुछ नहीं, जैसा आपने उसमें किया 11th क्लास में बिल्कुल वैसे ही. इस पे इसका रिपल्सिव फोर्स इस ओर रहेगा, वो रिपल्सिव फोर्स ही से चलाना चाहेगा. रोकने वाला फोर्स कौन है? फ्रिक्शन. mg नीचे, रिएक्शन n1 ऊपर. मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा? म्यू एन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? म्यू एन. और n1 है, m1 की इक्वल तो रिपल्सिव फोर्स F लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू कैपिटल Q मैक्स डिवाइडेड बाई वॉट?
सेपरेशन के बीच का दे रखा था, सेपरेशन वॉज गिवन टू बी आर, सो आर स्क्वेयर इज इक्वल वॉट म्यू m1g। जो रिपल्सिव फोर्स होगा जब वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा तो फिर यहाँ जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करने वाला होगा, है ना। इज दैट क्लियर? तो इस इक्वेशन में अननोन क्या है? क्यू मैक्स। बाकी सब कुछ तो नोन है, तो आपसे क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट क्यू मैक्स। आपसे क्यू मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। हाँ बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, उसमें मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। आप समझ गए मेरी बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं? दिस इज क्लियर ना। सो अब मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूँगा। सो नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो मैं कंटिन्यू करूँगा।